हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया था। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स की बात हो गई थी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब अपन स्टार्ट करेंगे जीन। तो थोड़ा सा जीन को मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, जीन के टाइप्स वगैरह, मोनोसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन, स्प्लिट जीन। एक बार उनको अपन यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन आने के चांस है यहाँ से भी। जीन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट, जीन टर्म, और वी कैन से दैट टर्म्ड बाय जोहानसन। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब थोड़ा इसको समझेंगे अपन, इजी वे में भी डिफाइन करेंगे। एक्चुअल में जीन होता क्या है समझे बेटा। और आपको पता है जीन किस पे लोकेटेड होते हैं? डीएनए में। ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए में जीन किसको अपन कहेंगे? ऑब्वियसली वी कैन से दैट जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का ही पार्ट है। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें एक पर्टिकुलर रीजन है, ये यहां से लेके यहां तक, इसको मैं कह रहा हूं कि ये जीन है। सो जीन डीएनए ही होता है। जीन लोकेटेड ऑन डीएनए। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए बट इट कंसिस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैपेबल टू एक्सप्रेस। इस जीन का क्या होगा, इस डीएनए का इस पार्ट का क्या होगा बेटा, एक्सप्रेशन होगा, और इससे बनेगा आपका आरएनए। ओके, आइदर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को अपन बोलेंगे जीन। एमआरएनए बनेगा, उसके पास फर्दर प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन होंगे। सो वी कैन से दैट जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैपेबल to express, and we can say that gene codes for RNA and functional protein। तो जिसके पास RNA या प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है वही क्या है बेटा, जीन है। बट फॉर दिस पर्पज जीन कंसिस्ट द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये जीन अगर एक्सप्रेस हो रहा है, कभी मैंने बात की थी बेटा, इसके पास क्या होंगे, इस जीन के पास प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, सिस्टोन बोल देते हैं, या फिर टर्मिनेटर, ये होना जरूरी है। सो वी कैन से दैट जीन कंसिस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, दोज आर प्रमोटर, सिस्टोन एंड टर्मिनेटर। तो ये जीन का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी और बातें करेंगे, यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीन, जो एनसीईआरटी में है उन पे फोकस करेंगे, और एक दो टाइप इंपॉर्टेंट है उनको भी अपन यहां डिस्कस कर लेंगे। यहां देखो बेटा, जीन के टाइप्स में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, कोऑर्डिनेटेड जीन्स। समझना बेटा, क्योंकि ये चीजें आगे तक काम आएंगी आपके, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ये तो है ही है, आगे भी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेटेड जीन्स, कोऑर्डिनेटेड जीन्स ऑल्सो कॉल्ड operons, also called polycystonic जीन्स। क्लियर हो गया ना, एक ही बात है बेटा, कोऑर्डिनेटेड जीन्स, ओपेरॉन बोल दो, और आपको पता ओपेरॉन इंपॉर्टेंट आएंगे, पॉलीसिस्टोनिक जीन, ये सारा एक ही बात है। ओके, क्या है देखो, यहां देखो कोऑर्डिनेटेड का मीनिंग क्या होता है समझे। सबसे पहला पॉइंट, ये होती है बेटा प्रोकैरियोट्स में। In prokaryotes, the coordinated gene, operon और polycystonic genes are the characteristic feature of prokaryotes। इनका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, ये कोई जीन है आपके पास, तो आप जानते हो बेटा ऑब्वियसली जीन के पास क्या होगा, प्रमोटर होगा। याद करो ये बताया था, ये क्या है बेटा, INR, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। तो यहां क्या होता है देखो, कंडीशन देखो, पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो यहां पर जो सिस्टोन है वो मैनी होते हैं। यहां पर जैसे मैंने बोला ZYA,
और मैंने ये लैक ओपेरोन की बात कर ली, आगे इसको करेक्ट करेंगे अपन। ZYA, तो ये 3 सिस्टोन है। तो यहां देखो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन है, सो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेटेड जीन्स दैट कंसिस्ट मेनी सिस्टोन्स एंड मोर देन वन सिस्टोन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाय ए सिंगल प्रमोटर। एक प्रमोटर की हेल्प से उनका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेटेड जीन है बेटा, ये ओपेरोन है, पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो ऑब्वियसली यहां देखो ये ZYA सिस्टोन, इसका जो ट्रांसक्राइब होगा तो ये क्या बनेगा, RNA। तो इस RNA के पास अगर ये mRNA है तो ZYA के क्या होंगे, मैसेज होंगे, तो इसको अपन बोल देंगे पॉलीसिस्टोनिक mRNA। और जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो ये अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। याद करो लैक ओपेरोन में अगर एग्जांपल की बात करें, Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा, Y वाले पार्ट से क्या बनेगा, परमीएज, A से क्या बनेगा, ट्रांसहिस्टाइलेज। क्लियर। तो इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड जीन्स। यहां डिफाइन कर रहा हूं मैं, आगे चीजें आएंगी, ओपेरोन को अलग से डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है आपका ओपेरोन है, जैकब मोनार्ड ने ओपेरोन कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था। यहां तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड जीन किसका कैरेक्टर है, पॉलीसिस्टोनिक जीन किसमें होती है, प्रोकैरियोट में। तो पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। इसके बाद देखें बेटा मोनोसिस्टोनिक जीन्स, इन्हीं को बोलते हैं अपन नॉन कोऑर्डिनेटेड जीन्स। देखो ये क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां कंडीशन क्या होगी, यहां प्रमोटर एक ही है और एक ही सिस्टोन होगा, वन सिस्टोन वन प्रमोटर, नॉन कोऑर्डिनेटेड। और यहां क्या है, कोऑर्डिनेटेड। तो कोऑर्डिनेशन हो गया ना, तीनों जो सिस्टोन है एक ही प्रमोटर से ट्रांसक्राइब होते हैं, यहां पर इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन यहां कोऑर्डिनेशन नहीं, यहां पर एक सिस्टोन के लिए एक ही प्रमोटर का, दैट इज मोनोसिस्टोनिक जीन। और इंपॉर्टेंट है मोनोसिस्टोनिक जीन जो है, बस इतना याद रखना। अभी तो आपको किसमें होती है ये, इन यूकैरियोट्स, in eukaryotes, okay? Polycystonic genes in prokaryotes and monocystonic genes in eukaryote। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई पीएचडी नहीं करवाएगा, सिंपल बात करेगा, स्टेटमेंट एनसीईआरटी के। पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, ऐसे याद रखो, पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रोकैरियोट, अगर ट्रिक से याद करना है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेटेड जीन एंड मोनोसिस्टोनिक जीन। इसके बाद अगला टाइप जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात भी कर लेते हैं। देखो और ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। split genes, also called interrupted genes। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट भी बताऊंगा और इधर उधर की बातें भी करेंगे। स्प्लिट जीन क्या होती हैं, देखो बेटा, अब इतना तो आपको पता है, चलो स्टेटमेंट लिख जाते हैं। स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टर है, स्प्लिट जीन फाउंड इन यूकैरियोट्स। और अभी मैंने बताया यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अलग रेफरेंस में अपन डिफाइन करेंगे। यूकैरियोट में क्या होती है, मोनोसिस्टोनिक जीन। इसका मतलब मोनोसिस्टोनिक जीन क्या होती है, स्प्लिट जीन्स। कैसे, देखो, मोनोसिस्टोनिक जीन्स हैव interrupted coding sequences। Interrupted coding sequences refer to split gene। कैसे समझा, कोडिंग सीक्वेंस है लेकिन ये क्या है, इंटरप्टेड है। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, डायग्राम से क्लियर करेंगे अच्छे से। ये देखो, ये यूकैरियोटिक जीन की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई यूकैरियोटिक जीन है। तो इतना तो क्लियर है कि मोनोसिस्टोनिक है। मोनोसिस्टोनिक किस रेस्पेक्ट में मैंने बताया था, मोनोसिस्टोनिक जीन, एक सिस्टोन एक प्रमोटर।
लेकिन इसको अपन ने स्प्लिट क्यों बोला? अब यहां देखो इंपॉर्टेंट है, इनमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंस उनको बोलते हैं एक्सॉन, और जो इंटरप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल वो है इंट्रॉन। यहां देखो एक्सॉन, these are the coding sequences and these coding sequences are interrupted by introns I। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? interrupted coding sequence, axons are coding sequences and introns are non coding sequences, so split genes are the interrupted coding sequence। उसको अपन ने बोल दिया स्प्लिट, क्योंकि बीच बीच में जो कोडिंग सीक्वेंस उनके बीच में क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो इंटरप्शन आ गया, स्प्लिट हो गई वो, तभी नाम दिया है स्प्लिट जीन। तो ये स्प्लिट जीन को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। स्प्लिट जीन, ओके। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात करनी पड़ेगी आपको। ये जो स्प्लिट जीन है उसमें ये जो एक्सॉन है, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये कोडिंग है, और इंट्रॉन जो है ये नॉन कोडिंग है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किस रेस्पेक्ट में कोडिंग नॉन कोडिंग की बात कर रहा हूं मैं? जो इंट्रॉन है उनके पास प्रोटीन के लिए मैसेज नहीं होते, लेकिन जो एक्सॉन है वो कोडिंग सीक्वेंसेज हैं जिनके पास प्रोटीन के लिए मैसेज होते हैं, एक्सप्रेस होंगे प्रोटीन की फॉर्म में। तो जो जीन है इसका आप क्या करवाओ, एक्सप्रेशन करवाओ। जब आरएनए बनेगा तो बेटा जो आरएनए बनेगा वो होगा आपका ये आरएनए, बिल्कुल एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इस आरएनए के अंदर एक्सॉन भी होगा और ये इंट्रॉन। क्लियर? तो इसको अपन ने बोलना है एचएनआरएनए, HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. It means HNRNA consists both exon and intron. But we know exons are the coding sequence, introns are the non-coding sequence. इंट्रॉन के पास कोई भी प्रोटीन के लिए मैसेज नहीं है, इसलिए इंट्रॉन को यहां से रिमूव करना जरूरी है। तो इसकी होगी प्रोसेसिंग, एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे स्प्लाइसिंग। ओके, तो इंट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो केवल यहां पर जो पार्ट बचेगा वो कौन होगा, एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। तो आफ्टर प्रोसेसिंग इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज द प्रोसेस्ड आरएनए। ये इसी को बोल देते हैं अपन मैच्योर आरएनए। ये इसी को मैं बोल रहा हूं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एंड एचआरएनए इज अनप्रोसेस्ड और वी कैन से दैट इमैच्योर। तो आप बताओ बेटा, एमआरएनए के पास इंट्रॉन नहीं है, एचएनआरएनए के पास इंट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोसेस बाद में बताऊंगा मैं स्प्लाइसिंग का, वो लास्ट में आएगा, लेकिन यहां पर केवल मैं जीन को डिफाइन कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पर बात करेंगे। क्लियर है ना? यहां तक का पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, तो आप बताओ बेटा, जीन में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, एचएनआरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, और एमआरएनए में केवल एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। और ये केस किस में मिलता है, यूकैरियोटिक जीन्स में, मोनोसिस्टोनिक जीन्स में, दीज आर स्प्लिट जीन्स। क्लियर? प्रोसेस क्या है ये, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग। तो यहां देखो अब दोनों केस अपन लेंगे। यहां पर स्प्लिट जीन में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन, और दोनों को मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, एक्सॉन, इंट्रॉन्स। ये लो, एक्सॉन्स कौन है बेटा, कोडिंग और एक्सप्रेस्ड sequence, but introns are non coding, or we can say that non expressed। इनके पास प्रोटीन के लिए मैसेज नहीं है तो इनका एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, इसलिए इनको रिमूव करना जरूरी हो गया।
अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन्स अपीयर इन मैच्योर आरएनए और वी कैन से दैट एमआरएनए। देखो एक्सॉन मैच्योर आरएनए में अपीयर हो रहे हैं, बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन एमआरएनए। एमआरएनए में कौन अपीयर होंगे? एक्सॉन, इंट्रॉन अपीयर नहीं होंगे। एचएनआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है। और देख लो यहां पर मैं बोल सकता हूं एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को अपन इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं, दीज आर द इंटरवेनिंग सीक्वेंस। तो ये इनमें डिफरेंस हो गए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन कर रखे, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप बताओ बेटा, स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टर है? यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होती क्योंकि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं। तो आप बताओ प्रोकैरियोट में अगर जीन एक्सप्रेस होगी तो डायरेक्टली क्या बनाएगी? एमआरएनए। वहां पर एचएनआरएनए नहीं बनता क्योंकि एचएनआरएनए तो किसका कैरेक्टर है? यूकैरियोट का, क्योंकि इंट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए एचएनआरएनए बनेगा। फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। सो वी कैन से दैट एचएनआरएनए इज द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्लियर? एचएनआरएनए इज द हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इनएक्टिव होता है एचएनआरएनए, इनएक्टिव, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता कभी भी। और ये जो प्रोसेस्ड आरएनए एमआरएनए है ये एक्टिव है, एक्टिव, कैपेबल टू ट्रांसलेट। सारे पॉइंट आपको हर पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं पॉइंट सारे। कोई भी स्टेटमेंट फेंक सकता है। तो ये अपन ने स्प्लिट जीन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो आगे यही मेंशन कर देते हैं अपन फोर्थ नंबर पे, प्रोसेस्ड जीन्स और अनइंटरप्टेड जीन्स किसमें होंगी? ये इन प्रोकैरियोट्स। रीजन इंट्रॉन्स एब्सेंट। तो यहां बिल्कुल क्लियर है। अगर आप बताओ बेटा, अगर स्प्लिट जीन का एक्सप्रेशन होता है, कोई जीन स्प्लिट है, स्प्लिट जीन, उसका एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनेगा? एचएनआरएनए बनेगा। बट अगर प्रोसेस्ड जीन जो प्रोकैरियोट में है वो एक्सप्रेस हो रही है तो क्या बनेगा बेटा? डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा। और ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। एक स्टेटमेंट और दे सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इन यूकैरियोट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग because in eukaryote the primary transcript is hnRNA and hnRNA require processing to become active, but in prokaryote the primary transcript not require processing because it is mRNA and it lack introns, so it not require processing to become active क्योंकि पहले से ही एक्टिव फॉर्म में। पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, सब आपस में कनेक्टेड है, इसलिए चीजों को रटना मत, दिमाग में रखना, क्योंकि ये ऑब्वियस चीजें हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में है तो उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली स्प्लिट जीन की, प्रोसेस जीन की। उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा और है, उनकी बातें कर लेते हैं। जंपिंग जीन्स, ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप याद रखना। जंपिंग जीन्स डिस्कवर्ड बाय बारबारा मैकक्लिंटॉक, ये साइंटिस्ट है बेटा, बारबारा मैकक्लिंटॉक, इसने इनको डिस्कवर किया था। बारबारा मैकक्लिंटॉक जो है वो फीमेल है, उसको लेडी मेंडल भी बोलते हैं अपन। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि जेनेटिक्स के फील्ड में जो जंपिंग जीन है उनकी डिस्कवरी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, इसलिए इसको लेडी मेंडल भी बोला जाता है। जंपिंग जीन
ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोजॉन्स, ये टर्म भी आपके काम आएगी। ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। तो नाम से पता लग रहा है जीन अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, कभी इस क्रोमोसोम में कभी उस क्रोमोसोम में, इसलिए बोल दिया इनको जंपिंग जीन्स। और ये आपके यूकैरियोट में भी होती है, प्रोकैरियोट में भी होती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस, जंपिंग जीन्स। और इनको अपन काम में भी लेंगे, एज ए वेक्टर भी अपन इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलो बेटा। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, इनको अपन बोल देते हैं हाउस कीपिंग जीन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हाउस कीपिंग, एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस कंटिन्यूसली बिकॉज दे लैक ऑपरेटर। ये प्रमोटर है, ये सिस्टोन है, ये टर्मिनेटर है। तो बेटा याद रखना, जिस जीन के पास ऑपरेटर एब्सेंट होगा, ये देखो प्रमोटर के बाद ऑपरेटर अगर एब्सेंट है तो ये जो जीन है ये कंटिन्यूसली क्या होती है, एक्सप्रेस होती रहती है। इसको अपन बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती है उनको अपन ने बोला हाउस कीपिंग जीन, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लैक आई जीन। लैक ओपेरॉन में आएगी बेटा लैक आई जीन, इंपॉर्टेंट है तभी बताया मैंने। लैक आई जीन जो लैक ओपेरॉन में होती है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव का जो प्रोडक्ट है लैक आई जीन का, वो क्या होता है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन। और कॉन्स्टिट्यूटिवली उसका फॉर्मेशन होता रहता है, लिखा भी है वहां पर। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं उनको कोड करने वाली जीन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम कोडिंग जीन, ये भी क्या होगी बेटा आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होगी, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो जो जीन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव बना दिया उसको, ताकि कंटिन्यूसली वो एक्सप्रेस होती रहे। तो ये टर्म आएंगी तो थोड़ा सा इनको आप जो है दिमाग में रखना। ओके, एक टाइप और बता देते हैं, लग्जरी जीन्स। ओके, जो लग्जरी जीन होती हैं वो रिसेसिवली एक्सप्रेस होती है। एक्सप्रेशन होगा उनका लेकिन रिसेसिव फॉर्म में, जानते हो ना डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ये रिसेसिवली एक्सप्रेस होती है। एक तो होता है डोमिनेंट एक्सप्रेशन हाई रेट पे होगा, रिसेसिव लो बेसल रेट पे होता है। तो ये क्या है, लग्जरी जीन। और एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और याद करो बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया है, आपने चेक पॉइंट्स स्टडी किए होंगे सेल डिवीजन में, तो उसके अंदर आपकी जो साइक्लिन प्रोटीन है, सीडी के जो एंजाइम है, उनको कोड कौन करता है, प्रोटोन्कोजीन्स। दीज आर रिसेसिव इन नेचर, दीज आर लग्जरी जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल सेल साइकिल प्रोग्रेशन। तो ये अपने अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटोन्कोजीन्स, और इनका एक्सप्रेशन लो लेवल पे होता है, रिसेसिवली एक्सप्रेस होती है। लेकिन आपको पता है अगर ये जीन रिसेसिव से डोमिनेंट हो गई तो कैंसर हो जाती है। अगर ये क्या हो गई बेटा, देखो रिसेसिव है, और अगर ये डोमिनेंट हो गई ड्यू टू म्यूटेशन, इनमें अगर म्यूटेशन हो गया तो ये क्या हो जाती है, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डोमिनेंट एक्सप्रेशन करेंगी, और ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई तो आपको पता है क्या हो जाता है, कैंसर, डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन अपने अंदर प्रोटोन्कोजीन ऑन्कोजीन नहीं होते। ऑन्कोजीन तो प्रोटोन्कोजीन ऑन्कोजीन में कब कन्वर्ट हो गई, ड्यू टू द म्यूटेशन। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मैंने जीन को डिफाइन कर दिया। कुछ टाइप थे इंपॉर्टेंट जो है, देखो मोनोसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन एंड स्प्लिट जीन, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन्स फाउंड इन यूकैरियोट, पॉलीसिस्टोनिक जीन फाउंड इन प्रोकैरियोट। मोनोसिस्टोनिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स बिकॉज दे हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेज। Exon interrupted by the introns. Exons are coding sequence, introns are non-coding sequence. Exons appear in processed RNA,
but introns do not appear in processed RNA. These are the some basic important statements of NCERT जो आपको बिल्कुल टिप पे रखना है, ठीक है। तो ये अपने जीन को डिफाइन कर दिया। अब देखो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स हो गई, जीन की बात हो गई। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, इधर उधर कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। एक साइंटिस्ट था बेंजर, उसने जीन को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन। ओके, सिस्ट्रॉन इसमें मैसेज होते हैं आरएनए के लिए, रेकॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, म्यूटॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। सिस्ट्रॉन के पास क्या है, आरएनए के लिए मैसेज। तो मिल जाएगा आपको इधर उधर, तो ध्यान रखना सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन। इसलिए बार बार अपन स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रॉन भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी जीन की। अब इसके बाद एक टॉपिक और कवर करेंगे, पहले आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में जो की एंजाइम है वो आपको पता है बेटा कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase, key enzyme of transcription. Next, it is DNA dependent RNA polymerase। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मेरे ख्याल से समझ गए, बिकॉज इट यूज डीएनए एज ए टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो यहां पर आपने बताया था ना, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। तो डीएनए टेम्पलेट को काम में लेकर उसके कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करवा देगा, आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। सो इट इज आरएनए पॉलीमरेज, और वी कैन से दैट इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब बिल्कुल सिंपल बातें बता रहा हूं, आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करवाता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कराएगा। तो आप बताओ बेटा, जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कौन होंगे, वेरी सिंपल, आरएनटीपीज। याद करो, ये बताया था मैंने, आरएनटीपीज, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। दीज आर द सबस्ट्रेट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सेम वही बात है, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे और मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में इनका लाइगेशन होगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो ये कुछ बातें थी आरएनए पॉलीमरेज की। कुछ बातें और करेंगे अपन। देखो, जो आरएनए पॉलीमरेज है बेटा, इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन और इलोंगेशन दोनों करने में कैपेबल होता है। आरएनए पॉलीमरेज कैपेबल टू इनिशिएट एंड elongate the transcription process, capable to initiate and elongate. So it can initiate transcription itself and also elongate the transcription, but DNA polymerase only elongate the replication process. बात क्लियर होगी ना? तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएशन भी करता है और इलोंगेशन करने में भी हेल्प करता है। सारी बातें करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे कुछ। क्लियर? तो यहां देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आ गया, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्लियर? चले, ये सारे पॉइंट आप मेंशन करते जाना बेटा। प्रोकैरियोटिक
आरएनए पॉलीमरेज। ओके तो बेटा प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप of RNA polymerase catalyze the formation of mRNA, rRNA and tRNA. One type of RNA polymerase catalyze the formation of mRNA, tRNA and rRNA. यहां पर कोई फर्दर टाइप नहीं होते हैं, एक ही टाइप का सिंगल RNA polymerase transcribe the RNA, rRNA, tRNA and mRNA. क्लियर? बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं बेटा। अब आ जाओ यहां सेकंड, यूकैरियोटिक, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA polymerase in eukaryotes. RNA polymerase first, RNA polymerase second and RNA polymerase third. ये 3 टाइप के RNA polymerase किसमें? यूकैरियोट में। RNA polymerase जो फर्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, फोकस करना, ये rRNA का फॉर्मेशन करवाएगा। राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन कौन करवाएगा? RNA polymerase फर्स्ट। और कौन कौन से rRNA देखो यही लिख रहा हूं मैं, 28S rRNA, 5.8S rRNA and 18S rRNA except 5S rRNA. RNA polymerase सेकंड ये करवाएगा बेटा किसका? HNRNA का फॉर्मेशन। और आपको पता है HNRNA से क्या बनता है? mRNA। क्लियर? RNA polymerase थर्ड कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ tRNA। देखो ये rRNA, ये mRNA, ये tRNA। tRNA के साथ इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखो एक्सेप्शन है कुछ, snRNA and also 5S rRNA. So 5S rRNA synthesized by RNA polymerase third, but except 5S rRNA, 28, 5.8, 18S rRNA भाई आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये थोड़े से एक्सेप्शन आगे इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। केवल वो बोले आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए और एचएनआरएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, टीआरएनए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहां पर देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, बट इन प्रोकैरियोट ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो ये आरएनए पॉलीमरेज की अपन ने कुछ बातें कर ली है। क्लियर? अब इसके बाद अपन सीधा चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। करें स्टार्ट, क्योंकि अपन ने देखो यूनिट्स की स्टडी कर ली, जीन भी डिस्कस हो गया, आरएनए पॉलीमरेज की स्टडी कर ली। अब बात करेंगे सीधा अपन मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम से पूरा क्लियर कर देंगे इसको। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और याद रखना यहां पर बेटा प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स। ओके, तो यहां देखो मैकेनिज्म की बात करें तो डायरेक्ट आपको अब स्टेप के अकॉर्डिंग यहां पर बात करना है। तो मैकेनिज्म में देखो यहां पर 3 स्टेप आएंगे इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन, elongation and termination। 3 steps of RNA ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, इनिशिएशन, elongation and termination। बिल्कुल इनको एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इनिशिएशन की। देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ मैं स्टेटमेंट भी लिख दूंगा और डायग्राम से क्लियर कर देंगे।
इनिशिएशन। बिल्कुल सिंपल है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और इनिशिएशन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट यहां आ गया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विथ सिग्मा फैक्टर। ये क्या है बेटा सिग्मा फैक्टर? यहां पर एक प्रोटीन है, ये इनिशिएशन, इसको इनिशिएशन फैक्टर भी बोल देते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। तो ये सिग्मा जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होगी तब ये क्या करेगा बेटा? इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। क्लियर? यहां देखो मैं डायग्राम से क्लियर करूंगा, सारे डायग्राम बना दूंगा ताकि दिक्कत ना आए। ये देखो बेटा, ये आपका है, आपका डीएनए जीन ले लिया मैंने, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ऑब्वियसली इसके पास क्या है? ये प्रमोटर, फिर यहाँ क्या है? आईएनआर, और ये क्या है आपका? सिस्ट्रॉन, और ये हो गया टर्मिनेटर। तो इसका आपको ट्रांसक्राइब करवाना, इससे आरएनए का फॉर्मेशन करना है। तो सिंपल है, यहाँ सबसे पहले कौन आके बाइंड होगा? यही बता रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन सी सब यूनिट आएगी बेटा? सिग्मा। सिग्मा बाइंड होके आएगी, क्योंकि सिग्मा इनिशिएशन में हेल्प करती है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको, फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इज द इनिशिएशन प्रोटीन। तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा कहां? प्रमोटर के साथ। तो प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होते ही क्या करेगा? अनवाइंडिंग भी स्टार्ट कर देगा। इसलिए डायरेक्ट मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये प्रमोटर, इनिशिएशन रीजन 5 प्राइम 3 प्राइम, प्राइम आप मेंशन कर सकते हो खुद। यहां देखो अनवाइंडिंग भी हो गई। तो यहां पर आके ये टेम्पलेट कौन सी है बेटा? ये देखो, ये टेम्पलेट स्टैंड है। तो टेम्पलेट स्टैंड को ये कवर कर लेगा। कौन है ये? आरएनए पॉलीमरेज, और ये सिग्मा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं यहां पर क्या है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। जैसे यहां अगर G है, यहां पर C है, तो अगर यहां G है तो आरएनए पॉलीमरेज की इनिशिएशन साइट में यहां पर कौन आ जाएगा बेटा? C आ जाएगा, CTP। इसको ये क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। तो इसको बोलेंगे इनिशिएशन। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है आ गया, राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो इसको बोलेंगे कि इनिशिएट हो गया। कौन? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इलोंगेशन नहीं हुआ, इलोंगेशन में तो फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो अगली स्टेप होगी। तो इनिशिएशन में कौन हेल्प कर रही है? सिग्मा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होकर। तो ये तो प्रोसेस हो गया आपका इनिशिएशन। क्लियर? अब इसके बाद देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यहां अनवाइंडिंग कौन करवाएगा? सिंपल है, आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज अनवाइंडिंग। और ये आपकी बार का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ने भी साफ लिखा है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज सेल्फ कैटालाइज द अनवाइंडिंग एंड कंटिन्यू द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर हेलिकेज नहीं आएगा, यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो खुद ही क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और अनवाइंडिंग कर रहा है। ठीक है? अब इसके बाद में आएगा आपका सेकंड, इलोंगेशन। इलोंगेशन बिल्कुल सिंपल है बेटा। इलोंगेशन में क्या होगा? अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा और आरएनए का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलोंगेशन में यहां आगे बता देते हैं। अब जब इलोंगेशन करना होता है तो जो सिग्मा है बेटा यहां से रिलीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, सिग्मा का काम था इनिशिएशन करना, वो इसको छोड़ के चली जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज खुद क्या कर देगा? इलोंगेशन करेगा, उसको किसी अदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इलोंगेशन का डायग्राम बना देते हैं।
ठीक है, तो ये देखो मैं डायग्राम में बता रहा हूं कि इलोंगेशन होता जा रहा है। ये कौन है? आरएनए पॉलीमरेज, और ये आपका बन गया आरएनए। इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता जा रहा है बेटा? आरएनए। तो बताओ आरएनए के फॉर्मेशन की डायरेक्शन, ये 5 प्राइम है क्योंकि टेम्पलेट ये 3 प्राइम है, ऑब्वियसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लो, तो इलोंगेशन में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और किस डायरेक्शन में? इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री इनका फॉर्मेशन होगा, जो अपन बहुत पहले बात कर चुके हैं। तो ये इलोंगेशन प्रोसेस है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी का कोई स्टेटमेंट छोड़ मत देना आप, क्योंकि कहीं से वो क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। जब की बार आया है ना, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इज कैटलाइज्ड बाय ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन होता है तो हेलिकेज। अब ये ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अंडरलाइन टू अंडरलाइन आपको स्टडी करना है बेटा, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट फेंक देता है और जल्दीबाजी में ये सिली मिस्टेक्स होती है। तो एक स्टेटमेंट है आपकी, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आने का कोई भरोसा नहीं बेटा, कहीं से भी वो क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा हर चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, तो उसको मैं पहले मेंशन कर देता हूं। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड, ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए ध्यान देना इस पे बेटा, रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। ये रहा, बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इलोंगेशन ओनली शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। यहां देखो बेटा, ये पीछे पीछे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, आगे ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के पास एक छोटा सा शॉर्ट स्ट्रेच, जिसके अंदर लगभग 8-10 न्यूक्लियोटाइड होती हैं, वो आपस में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बने हुए हैं, और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इसको बाउंड करके भी रखेगा। भाई रफली दिखाया है, अदरवाइज प्रोटीन है वो, उसको पैक करके रखेगा। शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड विद एंजाइम, और इसके अंदर लगभग ये जो आरएनए और डीएनए है, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसमें रहते हैं बेटा? बेस पेयरिंग में रहते हैं। तो क्यों स्टेटमेंट लिखा है बेटा? बिकॉज इट प्रिवेंट द इमैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आरएनए पॉलीमरेज ने उसको कवर कर रखा है, तो यहां इमैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होगा। अगर यहां ऐसा नहीं होता तो आपको पता है, जैसे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, वेट इंक्रीज होगा, तो वहां से डिस्प्लेस हो सकता था। देखा होगा ना, कोई एक स्ट्रिंग है, एक थ्रेड है, रस्सी ले लो, छोटी सी है, आपने हाथ में पकड़ रखी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी बेटा, ऑब्वियसली इसका वेट इंक्रीज होगा। अगर आपने उसको बहुत ही ऐसे बिल्कुल टिप पे पकड़ रखा है तो डिस्प्लेस हो जाएगी ना। तो वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छे से यहां से होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्ड ही कौन करके रखता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ताकि इमैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन ना हो। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया, इलोंगेशन प्रोसेस हो गया, बिल्कुल सिंपल है। तो होगा क्या यहां पर इसमें इलोंगेशन में? यही अनवाइंडिंग करेगा और कंटिन्यू इलोंगेशन, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ अनवाइंड द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन। और डायरेक्शन वायरेक्शन सब पता है, पुरानी बातें होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा आपको पता है, यही मैं मेंशन कर देता हूं। उसके बाद में होगा टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में हेल्प करेगी आपकी रो प्रोटीन, ये लो रो प्रोटीन, जिसको अपन बोल देते हैं टर्मिनेटर फैक्टर। Okay, help in termination. Raw protein bind with RNA polymerase and
टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या होगा, यहाँ से आरएनए भी डिस्प्लेस हो जाएगा, एंजाइम भी डिस्प्लेस हो जाएगा और जो डीएनए है वापस से रिवाइंड हो जाएगा और नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में कौन हेल्प कर रही है बेटा, ये याद रखना आपको, रो प्रोटीन। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की। बिल्कुल क्लियर। तो ये चीजें आपके जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दी है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं बेटा। यहाँ से आपकी बार एक आ चुका, आपकी बारी इस पे ध्यान देना। सिग्मा फैक्टर आ गया, इनिशिएशन में हेल्प करेगा, और जो रो फैक्टर है, जो रो प्रोटीन है, रो फैक्टर है, ये किस में हेल्प करेगा, टर्मिनेशन में। बस ये की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हैं। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो प्राइमरी एक्सप्रेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, आरएनए का। लेकिन यहां पर अब एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी एक्सप्रेशन, तो यहां पर थोड़ी सी अपन बात करेंगे इन प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट्स। क्लियर, ये लो बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर देते हैं अपन। एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये देखो, तो आप बताओ बेटा, प्रोकैरियोट में कौन सी जीन है, अभी बताया था मैंने, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, और इंपॉर्टेंट है इंट्रॉन्स absent. So we can say that in prokaryote primary transcript is mRNA. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज mRNA, मतलब यहां डायरेक्टली mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है जो एक्टिव होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, क्योंकि ये खुद ही क्या है, एक्टिव है। इस स्टेटमेंट देखो बिल्कुल क्लियर है एनसीईआरटी का। इन प्रोकैरियोट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव बिकॉज इट इज mRNA एंड इट लैक द इंट्रॉन्स। इसका डायरेक्टली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनते ही क्या होगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस मैं यहां क्लियर कर रहा हूं कि स्टेटमेंट में इन प्रोकैरियोट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट। इसका मतलब यहां पर साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, उसमें कंप्लीटली क्या है, साइटोप्लाज्म। यहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। तो प्रोसेस कहां हो रहा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो वी कैन से दैट इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है ये है, बस काम के बाद जो याद रखनी है, को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन occurs in prokaryotes. It means transcription and translation are coupled. थोड़ा स्पीड है, समझ जाओगे। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है कपल्ड होते हैं।
कैसे समझे बेटा, डायग्राम से क्लियर कर देते हैं। ये आपका बैक्टीरिया है, इसमें ये क्या है, इसका मेन जीनोम। तो ऐसे समझो, देखो मेन जीनोम है ना, इस मेन जीनोम में आपको पता है कि मान लो ये यहां से लेके यहां का पार्ट एक जीन है, यहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन होगा बेटा, एमआरएनए। साइटोप्लाज्म में बन रहा है ना एमआरएनए, तो जैसे एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो एमआरएनए कंप्लीटली सिंथेसाइज होने से पहले या ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके ऊपर कौन आ जाएंगे, राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, और साथ में क्या बन रही है आपकी, प्रोटीन। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर कपल्ड, ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एमआरएनए। तो इधर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और साथ साथ ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, कपल्ड हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो एक ही कंपार्टमेंट में है, वो है साइटोप्लाज्म। इसलिए, और इंट्रॉन भी नहीं है कि एमआरएनए को जो है एक्टिव होने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए बनते ही तुरंत क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर जीन एक्सप्रेशन बहुत फास्ट होता है, रैपिड जीन एक्सप्रेशन देन यूकैरियोट। यूकैरियोट में आपको पता है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एचएनआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, बट यहां पर सारा केस साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये किसका कैरेक्टर है, ये को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन, ये प्रोकैरियोट का है। रीजन समझ में आ गया, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, इंट्रॉन सब्सेंट है, इसलिए ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन। स्टेटमेंट कवर करने पड़ेंगे एनसीईआरटी के, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, और सारे पॉइंट भी मेंशन कर रहा हूं मैं, पर आपको पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करके सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो ये बात कर दी मैंने किसकी, एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। तो ये पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट थे जो हो गए। अब इसके बाद अपन चलेंगे यूकैरियोट पे, जो इंपॉर्टेंट भी है और वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है जिसको अपन स्टडी करेंगे। ये लो, यहां पर एक्सप्रेशन की बात करें, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पर जीन कौन सी है, मोनोसिस्टोनिक जीन। और मोनोसिस्टोनिक जीन कैसी होती हैं, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। Obviously, we can say that in eukaryote, the primary transcript is HNRNA। और आपको मैंने अभी बताया था HNRNA क्या है बेटा, इनएक्टिव, या बोल दो इमेच्योर, या बोल दो प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ओके, एंड HNRNA incapable to express. So primary transcript require processing to become एक्टिव। इसको एक्टिव होने के लिए प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तब जाके उस एचएनआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। और प्रोसेसिंग क्या है, देखो यही तो है, एचएनआरएनए को किसमें कन्वर्ट करना है, एमआरएनए में। इंट्रॉन रिमूव करने हैं और भी एडिशनल मॉडिफिकेशन करने हैं, इसको अपन बोलेंगे प्रोसेसिंग, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो ये जरूरी है, और इतना समझ गए आप, पीटीएम जो है वो किसमें होगा बेटा, पीटीएम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो पहला हो गया क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं ये इन यूकैरियोट, यूकैरियोट का कैरेक्टर है। दूसरी बात, साइट क्या होगी पीटीएम की, साइट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि एचएनआरएनए किसमें बना, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में एचएनआरएनए से फिर अपन एमआरएनए बनाएंगे आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही परफॉर्म होगा।
अब जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो क्या है, क्या स्टेप्स हैं, वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स होती हैं जिनको अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कौन कौन सी? 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड 3 प्राइम टेलिंग। These are the steps of post transcriptional modification। सबसे पहले कैपिंग करवाएंगे, उसके बाद में स्प्लाइसिंग, देन 3 प्राइम टेलिंग। और कैसे होती हैं वो पूरा मैं एक डायग्राम से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहां तक की बात अपन ने बिल्कुल कवर कर ली है, इंपॉर्टेंट था। और अब यहां से पक्का क्वेश्चन आता है बेटा, ये आपको अब अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल सिंपल है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। ओके, तो इसको मैं फ्लो चार्ट से मेंशन कर देता हूं। तो अपन क्या स्टडी कर रहे हैं? पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर करूंगा, एकदम डायग्राम के साथ इसको अपन एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है बेटा, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझना। ओके, तो देखो यहां डायग्राम ही अपन बनाएंगे केवल। ये रहा आपका HNRNA, 5 प्राइम 3 प्राइम HNRNA। और आपको पता है HNRNA में ये एक्सोन है, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, इतने ले लेते हैं, समझ जाओगे, कितने भी हो सकते हैं बेटा। और याद रखना एक्सोन से शुरू होगा, एक्सोन पे फिनिश होगा, है ना। तो ये हो गया आपका HNRNA। तो सबसे पहले यहां होगा आपका जो पहला स्टेप है वो है 5 प्राइम कैपिंग। अब करना क्या है 5 प्राइम कैपिंग में? बिल्कुल सिंपल है बेटा, यही मैं मेंशन करूंगा, एडिशन ऑफ ए unusual, addition of a unusual nucleotide, that is guanosine, okay, methyl guanosine triphosphate। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप है बेटा, देखो, और गुआनिन में मिथाइल ग्रुप यूजुअली होता नहीं है। तो ये क्या हो गया? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं इसको। ये जी हो गया, और ये आपका जो है पी मेंशन कर देते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम में भी मेंशन अपन कर ही रहे हैं, पी, और यहां पर आ गया एम, दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपने क्या किया, यहां देखो बिल्कुल सिंपल है, इस 5 प्राइम पे आपने GPP और ये हो गया एम, दैट इज द कैप, 5 प्राइम कैप। तो कैपिंग में करना क्या? एडिशन ऑफ द अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये आगे है, ये एक्सोन है, इंट्रोन है, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, 3 प्राइम। क्लियर? तो देखो यहां पर जो कैपिंग है वो ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जैसे 5 प्राइम एड आएगा तो कैपिंग वाले एंजाइम बाइंड हो जाएंगे और कैपिंग करवा देंगे। तो कैपिंग क्या होगी? मैं बोल सकता हूं कैपिंग क्या है? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही कैपिंग हो जाएगी। और ये कैपिंग जो याद रखना, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है बेटा।
प्रोटेक्शन, क्योंकि एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाना है तो वहां उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। अब इसके बाद में है सेकंड जो प्रोसेस है वो है स्प्लाइसिंग। क्लियर? स्प्लाइसिंग में करना क्या है आपको, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन को रिमूव करना है और एक्सॉन को वापस अटैच करना है उसी सीक्वेंस में, ठीक है। और स्प्लाइसिंग में यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर इन्वॉल्व होते हैं स्प्लाइसियोसोम्स, ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करेंगे स्प्लाइसोम्स। दीज आर द, इनमें आरएनए है प्लस प्रोटीन्स, इतना याद रखना, आरएनए और प्रोटीन पार्टिकल हैं स्प्लाइसियोसोम्स। तो स्प्लाइसोम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। और यहां देखो इंट्रॉन किस तरह से रिमूव होंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहां कैपिंग तो हो ही गई, तो यहां पर बेटा जो इंट्रॉन्स हैं वो लूप बना लेंगे, ये एक्सॉन, जो इंट्रॉन है वो लूप में आ गए, और ये एक्सॉन है, एक्सॉन 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड पे क्या है, ये कैपिंग है, जीपीपी। तो यहां देखो क्या होता है, जो इंट्रॉन और लूप बनाएंगे, तो देखो जो एक्सॉन एक्सॉन है वो आपस में पास में आ गए। अब क्या होगा, यहां से इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और एक्सॉन एक्सॉन आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। देखो जो इंट्रॉन्स हैं वो लूप की फॉर्म में यहां रिलीज होंगे, तो जो एक्सॉन एक्सॉन है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उसी सीक्वेंस में होंगे बेटा। सीक्वेंस चेंज हो गया तो आपको पता है प्रोटीन चेंज हो सकती है, तो ये कैपिंग होगी और ये आपका जो है स्प्लाइसिंग हो गई। तो एक्सॉन एक्सॉन ज्वाइन एंड इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। क्लियर? ये हो गया स्प्लाइसिंग। अब उसके बाद में थर्ड जो स्टेप है वो है 3 प्राइम टेलिंग। बिल्कुल सिंपल है, यहां पर क्या होगा, आपको पॉलीएडिनाइलेशन करना है। तो ये देखो डायग्राम से क्लियर कर रहे हैं, ये हो ही गया था एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, 3 प्राइम एंड पे क्या करना है आपको, ए पॉलीएडिनाइलेशन। और यहां पर जो एडिनाइल ग्रुप होते हैं वो होते हैं 200 to 300। ओके, तो यही मेंशन कर रहा हूं। यहां पर हुआ क्या है, देखो पॉली एडिनाइलेशन, जो एडिनाइलेट ग्रुप जो हैं उनको अपन क्या करेंगे, अटैच करेंगे, तो यहां पर टेल बन जाएगी। और ये कितने हैं, 200 to 300। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉलीएडिनाइलेशन हो रहा है ये हो रहा है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, अकर्स इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। 3 स्टेप थी, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। कैपिंग, एडिशन ऑफ द अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स in defining order. And the telling, polyedenylation, 200 to 300 adenylate residues are joined at the 3 prime end in template independent manner. तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया बेटा, that is the mRNA, मैच्योर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये mRNA बन गया। और आपको पता है फाइनली ये सारा प्रोसेस किसमें, न्यूक्लियस में हुआ है। अब ये mRNA क्या होगा, ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आएगा और फिर एमआरएनए का हो जाएगा ट्रांसलेशन, जो अगला टॉपिक है। ट्रांसलेशन अपन नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है, तो आपने एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दिया आफ्टर प्रोसेसिंग। और ये केवल केस किस में होगा बेटा, देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है इसमें, यूकैरियोट्स में, क्योंकि वहां पर एक्सएनआरएनए बना है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट, इसलिए आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कैपिंग और टेलिंग जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, स्प्लाइसिंग जरूरी थी इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये पूरा आपको एनसीईआरटी से स्टडी भी करना है, मैंने पूरे जो टॉप की पॉइंट्स थे वो इसमें मेंशन भी कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेटा बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की। जेनेटिक कोड है, आरएनए का टाइप स्टडी करेंगे और आपकी प्रोटीन वगैरह जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन कंटिन्यू कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।